मेरे प्यारे दर्शकों को देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है प्रधानमंत्री के आंसू क्या समझ पाएगा विपक्ष। इसे 73% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाया है। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद में शब्दों की गर्जना के बीच आज चर्चा आंसुओं की हो रही है। मौका था राज्यसभा से नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद की विदाई का, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन को संबोधित करने के लिए उठे तो तस्वीर कुछ अलग नजर आई। जम्मू कश्मीर में एक आतंकी हमले का जिक्र करते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए, गला भराया, रुनते और थरथराते लफ्जों में आजाद और अपनी दोस्ती की कहानी बताई। मगर राजनीति है कि पीएम मोदी के आंसुओं पर भी शुरू हो गई। पीएम की भावनाओं को सियासी दांवपेच की कसौटी पर परखा जाने लगा। उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावना और करुणा से सराबोर राज्यसभा में 13 साल पहले जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले में निर्दोष लोगों के मारे जाने की घटना को याद करते हुए रो पड़े। और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद से उस रात हुई फोन पर बातचीत पर उनकी आंखें नम हो गईं। पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, लेकिन विपक्ष के कई नेता प्रधानमंत्री के भावुक चेहरे पर अब भी कटाक्ष कर रहे हैं। ये उनके मगरमच्छ के आंसू, घड़ियाली आंसू देश की जनता पहचानती है, इसलिए उनके आंसुओं की कोई कीमत नहीं। दरअसल ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हुए हों। संसद में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार सेंट्रल हॉल में बोलने का मौका हो, या इसरो वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना करने का मौका हो, और या फिर कोरोना काल के मुश्किल दिनों में देश के एकजुट रहने का मौका हो, हर बार उनके भीतर के भाव चेहरे तक झलक आए हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने उन्हें समय समय पर सख्त छवि वाला निकम्मा, हिटलर, तानाशाह और खून का दलाल तक बताया और तीखे प्रहार किए। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। देश की बहस में सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौका मिलते ही कोसने वाले विपक्षी नेता इस बात को समझेंगे कि देश के प्रधानमंत्री भी दिल रखते हैं, देश की हर चुनौती में वो भी अपनी भावनाएं प्रकट करने का अधिकार रखते हैं। तो क्या जरूरी है कि इसे हर बार राजनीति के चश्मे से ही देखा जाए? और देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं घड़ियाली आंसू है, कम से कम प्रधानमंत्री की भावनाओं का सम्मान हो। हाँ या ना पे इस मुद्दे पर आप अपनी राय दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल को पहचानते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जाकर वोट दे सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है, आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो हमें 9711002226 पर व्हाट्सएप करें। सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं और दमदार पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मेरे साथ अखिलेश प्रसाद सिंह साहब जुड़ गए हैं जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं जो कि लेफ्ट के नेता हैं। सबसे पहले अखिलेश जी आपके पास आना चाहूंगा। नाना पटोले ने तो कह दिया कि घड़ियाली आंसू है। अरे भाई, एक ही दिन के लिए सम्मान कर लेते आप प्रधानमंत्री के आंसुओं का।
नहीं, प्रधानमंत्री जी के आंसुओं का सम्मान है। आज नेता प्रतिपक्ष की विदाई का समय था उनके कार्यकाल का, और वो भावुक क्षण था। इतने दिनों तक साथ रहने के बाद इस तरह के आत्मीयता और भावनात्मक रिश्ते के नाते इस तरह के क्षण आ जाते हैं। लेकिन जो ये क्षण आए हैं, उन क्षणों को आगे भी निरंतर बना रहे, हमारे किसान भाइयों के आंसू का भी ख्याल कर लेना चाहिए, उनकी शहादत का भी ख्याल कर लेना चाहिए। उनकी भावना, उनके ऊपर भी इसी प्रकार के भावनात्मक प्यार और दुलार और अपनेपन की जो अपनापन है वो आदरणीय मोदी जी से छलकना चाहिए। तो ये जो कोई कहता है कि दिखावे हैं, इस सब पे कटाक्ष हो जाएगा, क्योंकि कथनी करनी में भेद नहीं होना चाहिए। और हम अपेक्षा करते हैं कि आदरणीय मोदी जी हमारे किसानों के आंसुओं को भी समझेंगे। उनके तो आपके नेता नाना पटोले उनके प्रधानमंत्री जी के आंसुओं को घड़ियाली क्यों कह रहे थे अखिलेश जी? यही तो मैं कह रहा हूं, उसको गलत साबित करने के लिए आदरणीय मोदी जी को हमारे सबके अभिभावक हैं, देश के अभिभावक हैं वो, और इतने दिनों से किसान बैठे हैं, उनके प्रति क्या क्या बीजेपी के लोग बोलते हैं, क्या क्या भाषा का प्रयोग करते हैं, उनके आंसुओं पे भी मर्म आना चाहिए आदरणीय मोदी जी। हम अपेक्षा करते हैं आएगा, जैसे आज आया। अगर ये किसानों के आंसुओं की मर्म को समझते हुए उनकी मांगों को पूरा कर देने से जो कोई ये कहता है कि दिखावे के आंसू हैं आदि इत्यादि, उस पर पूर्ण विराम लग जाएगा। और वो किसान की मांग मान लेने से इस सरकार का, इस देश का किसी का कोई अहित नहीं होने वाला है। एक पैसे का सरकारी खजाने का बोझ नहीं पड़ने वाला है। और आदरणीय मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, स्वयं उन्होंने कहा था कि किसानों की एमएसपी कंपलसरी होनी चाहिए। लिखा पढ़ी में उन्होंने दिया था जब सीएम थे। तो इस आंसू का भी सम्मान है, किसानों के आंसुओं का भी सम्मान। क्या वाकई सम्मान कर रहे हैं संबित पात्रा जी, अखिलेश प्रसाद सिंह जी? क्योंकि उन्होंने सीधे किसानों से के साथ जोड़ दिया आंसुओं को, और उनके नेता ये भी कह रहे थे कि भाई ये तो घड़ियाली आंसू है, दिखावे के आंसू है। नाना पटोले जो महाराष्ट्र कांग्रेस के आज ही बने अध्यक्ष है। देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, वो एक ही वो होता है ना, क्वेश्चन पेपर डिक्लेयर हो गया और वो निबंध पता चल गया, तो एक ही निबंध रट के आए हैं। चाहे विषय कोई भी हो, उसी निबंध को गाना शुरू कर देते हैं। किसान को ऐसा कर दिया, हमने ये नहीं किया, मोदी जी इस प्रकार हैं। ये सारी चीज़ें केवल एक ही निबंध के रटने का नतीजा है। दूसरी बात है, आप सोचिए जरा दीपक जी, क्या ये डिबेट का विषय है? क्या इस पर कोई कमेंट करना चाहिए? मुझे तो आश्चर्य होता है, नाना पटोले जी अभी नए नए अध्यक्ष बने हैं महाराष्ट्र के, ये किस प्रकार का बयान है? घड़ियाली आंसू? अरे गुलाम नबी आज़ाद आप ही के एलओपी थे। गुलाम नबी आज़ाद के बहुत पुराने संबंध प्रधानमंत्री जी के साथ रहे हैं, प्रधानमंत्री उनको पसंद भी करते हैं। प्रधानमंत्री जी के आंसू छलक गए गुलाम नबी आज़ाद की संवेदनशीलता को देखते हुए। उस पर भी, उन्हीं के नेता पर जो संवेदनशीलता प्रधानमंत्री जी ने दिखाई थी, उस पर भी इनको शक है कि कांग्रेस पार्टी में भी कोई अच्छा व्यक्ति हो सकता है जिसको लेकर प्रधानमंत्री भावुक हो सकते हैं। उनको उस पर भी विश्वास नहीं हो रहा है। दूसरी बात है, आप याद करिए, ये तो कांग्रेस पार्टी के इस प्रकार के लोग हैं, जब प्रधानमंत्री अपनी मां से मिलते हैं गुजरात में, उस पर भी राजनीति कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री अपने मां के साथ फोटो ऑप करते हैं। मां को भी छोड़ते नहीं है, मां बेटे के भी मिलने को, उस पर भी राजनीति करना इस कांग्रेस पार्टी को आता है, उसको भी छोड़ते नहीं है। तो आप कैसे आशा कर सकते हैं कि आज जिस प्रकार की भावुक क्षण रहे हैं उस पर राजनीति नहीं करेंगे? मगर मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी पे। चलिए, आप भावुकता पर कुछ नहीं बोलेंगे और आप यहां मोदी जी को कह रहे हैं कि आप सिद्ध करके दिखाइए। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, आज गुलाम नबी आज़ाद जी ने अपनी विदाई भाषण में एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, मैं भारत का एक मुसलमान हूं और मुझे गर्व है कि मैं कभी पाकिस्तान नहीं गया, और मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो स्थिति है वो पूरे विश्व में सबसे अच्छी स्थिति है। सबसे खुशी खुशी हम हिंदुस्तान में रहते हैं। इससे खुशी का और कोई तकरीर किसी और देश में हो ही नहीं सकता है। तो आप बताइए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ रहा हूं, आप लोगों ने तो ये 7 वर्ष तक यही कहा, मोदी जी यहाँ तो डर का माहौल है, यहाँ तो मुसलमान सुरक्षित नहीं है, आप तो मुसलमानों को सुरक्षित नहीं रखते हैं। यहाँ तो खुद आपके एलओपी अपने रिटायरमेंट पे भाषण में ये कह रहे हैं कि हम तो बहुत खुश हैं। आप उनके इस भाषण से सहमत हैं या नहीं है? पहले ये तो बता दीजिए। बताइए अखिलेश जी,
हिंदुस्तान का मुसलमान देखिए, सबसे ज्यादा खुश है या नहीं, ये कोई और नहीं कह रहा है, आपके खुद के नेता कह रहे हैं, जिसको आपने G23 में शामिल कर दिया था। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ अपनी पार्टी के अंदर बातें रखने का आजादी है, रखी जाती है, बहस होती है, विचार विमर्श होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि अगर किसी की हैसियत हिम्मत ना हो कोई अपने ओपिनियन रखने का, विचार विमर्श करने का। ये बीजेपी नहीं है हमारे यहाँ, ना आरएसएस है। दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों के बारे में, अरे भैया आप ही कहते हो कि जो हमें वोट नहीं देगा वो पाकिस्तान चला जाए। ये लोग अब यहाँ क्यों है, बंटवारा हो गया, पाकिस्तान चले जाएं, यहाँ क्यों है, ये जीत गए तो पाकिस्तान में पटाखे फोजेंगे। गुलाम नबी जी का जिक्र किया, उन्होंने बड़ी बात कही, लेकिन उसके पीछे का भी अंदाजा लगाइए ना। उन्होंने 42 साल के अपने जब राजनीतिक जीवन में सांसद विधायक थे, वो पाकिस्तान नहीं गए, लेकिन बिन बुलाए आदरणीय मोदी जी चले गए, जिसको बोलते थे कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे भाई, आप क्यों किसी को ये अवसर देते हो कि आप पे कोई कटाक्ष करे? आप अपने मनसा वाचा कर्मणा एक रहिए, दिखाइए। आप माता की बात करते हैं, माता जी को आप स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी राजनीति में लाते हैं, कई बार जिक्र करते हैं। दूसरे पिता तुल्य किसको बनाया था? माँ का जिक्र कोई राजनीति होता है अखिलेश जी? अपनी माँ का जिक्र अगर किसी तकरीर के दौरान हो जाए तो क्या ये राजनीति होता है? सिर्फ तकरीर की मैं बात कई नहीं हो बार रही है, शो में अपनी माँ का जिक्र कर देता हूँ, कोई उनका जिक्र नहीं करता है। ये खुद अपने मन गढ़ंत बता रहे हैं, ये खुद अपनी मन गढ़ंत बता रहे हैं। फोटो आप तो कहते थे ना आप। भाई, हम लोग नहीं कुछ कहते थे, आप ही लोग कहते थे जो कहते थे। बिना अब जाने दिए, उस पर बहस मत करिए। आज दूसरा भाव क्षण है, दूसरे अभी बोलने लगोगे तो बात दूसरे तरफ चली जाएगी। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। नहीं बोलिए ना अखिलेश जी, बोलने का ही शो है ये। नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ। मैं किसी राजनीतिक चर्चा में माँ को नहीं लाना चाहता। मेरा ये डिस्कोर्स नहीं है। मैं बोलने को बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। जो कुछ भी हो, माँ होती है, उससे बड़ी गरिमामय कोई जगह या कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, सम्मान करते हैं आपके, सम्मान करते हैं आपकी भावना का। उन्होंने साफ कह दिया, भाई आपके यहाँ आंतरिक लोकतंत्र नहीं, हमारे यहाँ तो है। नहीं, मेरी एक बात इसलिए और गुलाम नबी आजाद जी ने पत्र लिखा। नहीं, मैं तो मानता हूं, मैं तो देखिए दीपक जी, मैं तो मानता हूं इनके यहाँ लोकतंत्र बहुत है, बहुत लोकतंत्र। आज इनकी एक प्रवक्ता किसी और चैनल में कह रही थी हमारे यहाँ लोकतंत्र है, इसलिए कुछ कार्यकर्ताओं ने सचिन तेंदुलकर के ऊपर स्याही फेंक दिया। उनकी मर्जी है, उनकी अभिव्यक्ति है, स्याही फेंक सकते हैं किसी के ऊपर। इनके यहाँ लोकतंत्र है। तो LOP ने कह दिया कि देखिए मुसलमान हिंदुस्तान का सबसे खुश है। अब मैं यही तो सवाल पूछ रहा हूं कि आप इस लोकतांत्रिक टिप्पणी से प्रसन्न हैं या इस लोकतांत्रिक टिप्पणी का खंडन करते हैं बतौर कांग्रेस के प्रवक्ता के? ये तो बता दीजिए, आपका लोकतंत्र क्या कहता है? आप इसके साथ हैं या उसके विपरीत में हैं? जवाब दीजिए अखिलेश जी। ये तो कांग्रेस या इस देश के सब लोग कहते आ रहे हैं, और ये कई बार संविधान। मतलब आप मानते हैं कि बीजेपी में मुसलमान सुरक्षित है? बीजेपी के शासन में आप मानते हैं कि बीजेपी के शासन में देश का मुसलमान खुशहाल है? बीजेपी की बात नहीं हो रही है यहाँ, बात देश की हो रही है। लेकिन जब से बीजेपी है, यह बात में अगर कोई बीजेपी से असहमत है, उनके विरुद्ध है, उनको वोट नहीं दे रहा है, चले जाओ पाकिस्तान। मैया मौलाना, इन शब्दों का मैंने कई बार कहा है कि 2-4 शब्दों के अलावा बीजेपी कभी 10 मिनट अपना भाषण नहीं कर सकती है। पाकिस्तान, मुसलमान, आतंकवाद इत्यादि हटा दीजिए, कहिए ये बोल के दिखा दे। ये नहीं बोल सकते किसी जनसभा में कहीं पे भी। उसका कारण क्या है कि इनकी जो राजनीति है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है, क्या बोले जा रहे हैं? उसी पर डिपेंड करती है। इन्हीं लोगों ने हमेशा ये कहा है कि क्यों ऐसा हो गया, जो तो पाकिस्तान में पटाखे दब जाएंगे, पाकिस्तान चले जाओ, वहीं रहो। हर बात में मियां मौलाना, मियां टोपी, मिला रंगों तक को बांटने वाले, रंगों तक को बांटने वाले, कपड़ों तक के रंग को बांटने वाले। अरे ये भाजपा हमें या देश को बताएंगे कि देश की सांस्कृतिक ताना बाना क्या है? अरे जो सिर्फ बांटने की राजनीति करते हो, जो सिर्फ विश्व भवन की बात राजनीति करते हो, जो भाई से भाई को लड़ा के राजनीति की बात करते हो, वो आज यहाँ बता रहे हैं।
अरे यही गुलाम नबी आजाद जी थे, कृषि बल पे राज्यसभा में कह रहे थे आदरणीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नेताजी, बहस करा लीजिए, ये किसानों के हित का नहीं है, जबरदस्ती लूट लिया गया। तब गुलाम नबी जी की बात नहीं प्यारी लगी थी, तब राष्ट्रपति के यहाँ जाना पड़ा था। कट लगाया था, कट मोशन लगाया था, उसमें अमेंडमेंट लगाया था इसी बिल पे, गुलाम नबी आजाद जी लगाए तमाम सांसदों ने। तब गुलाम नबी आजाद जी के साथ प्रेम या दर्द या मरम नहीं चलता। अरे भाई, वो भी देश की बात कर रहे थे, वो प्यार तब जरा दिखा दिए होते। हाँ गुलाम नबी जी, आप सही कह रहे हैं, हाँ आपकी बात सुननी जानी चाहिए, इसमें क्या बहस है, किसानों की बात हो जानी चाहिए। अगर उस दिन गुलाम नबी जी की आजाद बात मान लिए होते, तो आज ये जो दिल्ली के चौखट पे आदरणीय मोदी जी जो लोग बैठे हैं, 200 के करीब शहीद हो चुके हैं, उनके आंसुओं पे आज आप पे कमेंट नहीं सुनना पड़ता। अभी भी समय है, आप अपने आंसुओं की लाज रखिए, किसानों के आंसुओं पे तुरंत हरकत में आइए। उनकी अखिलेश जी ने माना नहीं कि मुसलमान सबसे ज्यादा खुश है, वो तो यही आरोप लगा रहे हैं कि भाई बीजेपी डराने की राजनीति करती है। माना नहीं उन्होंने मुसलमान सबसे ज्यादा खुश है। क्या करती बीजेपी, क्या करती है बताने की आवश्यकता नहीं, संबित जी, ये कोई बताने का। अब ये शांत होंगे तभी तो मैं बोलूँगा। 1 घंटा से बोल ही रहे हैं, कहाँ दूसरे को सुन रहे हैं। देखिए, मैं अब एक क्वेश्चन पूछा था, अब मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा। एक क्वेश्चन तो जवाब दे ही नहीं रहे हैं उस प्रश्न का। मैंने साधारण प्रश्न पूछा था, चलिए लोकतंत्र है कांग्रेस पार्टी के अंदर और लोकतांत्रिक तरीके से टिप्पणी कर दी गुलाम नबी जी ने कि हिंदुस्तान का मुसलमान अभी भी मोदी जी के अंतर्गत सबसे खुश है विश्व में, उससे सहमत है कि नहीं, हाँ या ना? वो जवाब नहीं दे रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड घूम के आए हैं, जवाब इस पर नहीं दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न मैं पूछ लेता हूं, आप याद करिए, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा था जब गुलाम नबी आजाद और 23 अन्य लोगों ने चिट्ठी लिखी थी, तो कहा था ये गुलाम नबी आजाद और बाकी लोग बीजेपी के एजेंट हैं, मिले हुए हैं ये G23 वाले। अखिलेश जी, इतना जो मुस्कुरा रहे, ये तो बता दो, ये G23 के एजेंट हैं या नहीं है गुलाम नबी जी? अच्छा, आदरणीय आडवाणी जी मेरे पिता तुल्य हैं। मेरे जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, जब तक आडवाणी जी को, अब ये सारा जगह चले जाएंगे मगर जवाब ही नहीं दे रहे हैं इसका। पीएम न बना लूं, और क्या कर रहे हैं? इतना अपमान उपहास आडवाणी जी का। हाँ, बीजेपी के ही पीएम बनेंगे, आपका लक्ष्य पूरा बिल्कुल चिंता ना करो, बीजेपी के ही पीएम बनने वाले हैं। आने वाले 50 वर्षों तक बीजेपी के पीएम बनेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी चिंता मत करो। नाराजगी के बाद वो व्यक्ति मंच पे खड़ा होकर के आपको सम्मान देता है, लेकिन आप रिटर्न में उसको एक सम्मान नहीं दे सकते। अरे गुलाम नबी जी एजेंट हैं या नहीं है, ये तो बता दो, हाँ या ना तो बता दो, कम से कम एजेंट हैं या नहीं है, वही बता रहा हूं। दीपक जी, ये क्या हो रहा है? मैं पूछ रहा हूँ, गुलाम नबी जी बीजेपी, समझे जरा, गुलाम नबी जी एजेंट है या नहीं है? हमारे यहाँ ये चलता है, आपके यहाँ तो आडवाणी जी ने भी चिट्ठी लिखी थी, राजनाथ सिंह जी ने भी लिखी थी, क्या हुआ दूसरे दिन? नहीं, ये एजेंट है या नहीं है गुलाम नबी जी, ये तो बता दो। क्या या दाएं बाएं सब जगह चले गए, आडवाणी जी के घर से भी घूम के आ गए, गुलाम नबी जी एजेंट है या नहीं है, यही बता रहे हैं। बीजेपी के एजेंट है कि नहीं G23 वाले? वही G23 जिन्होंने लेटर लिखा था कि भाई अध्यक्ष पद का कुछ करिए, अभी तक अध्यक्ष नहीं है आपकी पार्टी का, अंतरिम चल रहा है। आजाद जी, गुलाम नबी जी आजाद जी कांग्रेस के पुरोधा हैं, महायोद्धा हैं, हमारे सर्वमान्य नेताओं के अग्रिम पंक्ति के अच्छा, नेता बहुत हैं। वेरी गुड, थैंक यू, उत्तर दिया इन्होंने। अब मैं एक और सवाल पूछूंगा। मोदी जी आंसू बहा रहे हैं, मैंने कहा ना, क्यों लोग उन पे आंसू, ठीक है, एक और प्रश्न लगा रहे हैं। गुलाम नबी जी की बात राज्यसभा में क्यों नहीं सुन ली थी? उन्होंने क्या अपने हित की बात कर रहे थे? उनकी बात सुन लिए होते तो आज किसानों को यह दर के लिए भटकना पड़ता होता। तब वो, अरे अखिलेश जी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, इतनी जोर जोर से मत चिल्लाओ, शांति से। आपने प्रश्न पूछा, मुझे उत्तर देने दीजिए। वो चेहरा बता रहा है, ठीक है, इतना थरथराओ मत अखिलेश जी, चेहरा देख लो शीशे में, यहाँ दिख रहा है। अच्छा, आप सॉल्ट हैं अभी? क्यों आप नमक हैं क्या, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं? अभी चेहरा क्या होता है, ये क्या होता है? आप नमक है क्या? नमक जो है, कल से आपको नमक बुलाऊंगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाता हूँ, ये नमक है, नमक। अच्छा है, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं ये। सुनिए नमक जी, सुनिए, किसानों के बिल पास हो रहे थे उस दिन, उन बिल पे अगर गुलाम नबी जी की बात सुन ली होती, सुनिए तो आज इतनी चीखें इधर नहीं होती। आज किसान द्रोही नहीं कहलाते बीजेपी के लोग।
देश के अच्छा अन्नदाता संबित को जी, आप रिपीट कर रहे हैं अखिलेश जी, दीपक आप भाई, रिपीट कर रहे हैं। नमक आपने आज भाई एक ही साहब को रिकॉर्ड बोलो तो फंसा भी लिया है, सुनिए। बार बार आपकी सुई वहीं नहीं। जाके टक रही, किसान किसान सुई नहीं जा रही है, किसान, मैं दूसरा बार-बार- आर्गुमेंट नहीं ला रहे आप। बार-बार प्रोफेसर साहब और विवेक जी, मैं तुरंत आ रहा हूँ आपके पास। संबित पात्रा जी, अंधी गूंगी सरकार को अब मैं- जगा रहा हूँ। ये कुंभकर्ण को जैसे जगाया जाता था, एक आखिरी सवाल। इस कुंभकर्णी सरकार को मैं जगा रहा हूँ, अच्छा, जागो। अरे ठीक है ये तो ओहो, किसानों तबीयत की खराब हो बात जाएगी को पूरी अखिलेश जी की। समझो, सुनो, अभी जग रहे उन हैं। पे गुनो, ठीक है, देख रहे उनकी हैं, बात को अच्छा, मानो, ओहो, उठो। अखिलेश जी, तबीयत कुंभकर्ण पूरी खराब केंद्र हो की जाएगी, आराम से, सरकार, आराम से। जगो, हे भगवान, इनका जगो, सब टॉन्सिल भी खराब हो जाएगा। सुन लो, ठीक है, ये ठीक है, किसानों ठीक है, की ठीक बात है, क्या सुनोगे कर तो रहे हैं पुण्य सर? मिलेगा, नहीं तो इनकी अरे आह भैया, लग जाएगी दीपक ना। जी, इनका हो गया हो विवेक अगर- जी हंस रहे हैं। विवेक जी, अच्छा। आपको मुस्कुराते हुए देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, ठीक। चलिए आप हंसे तो। ओहो। संबित आप पात्रा चुप हो जाएंगे ना, तभी तो पात्रा के बताऊंगा। चेहरे पे जो अच्छा, 12 बजे हैं, ये देख के क्या अखिलेश जी, संबित जी जवाब देना चाहते हैं, उसके बाद विवेक श्रीवास्तव और संगीत रागी जी। अरे बाप, अखिलेश जी कमाल के लोग। हाँ, जी सुनिए, जी अब दीपक जी, मैंने 2 सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि आपने गुलाम नबी आजाद जी की बात क्यों नहीं मानी। मैं अब तीसरा सवाल पूछता हूँ, आखिरी सवाल पूछता हूँ। चलिए, हम तो अपोजिशन वाले हैं, नहीं माननी होगी। आप तो आपके खुद के कद्दावर नेता हैं। सत्ता में और हैं। गुलाम नबी जी ने चिट्ठी लिख के कहा कि यहाँ पर चुनाव होना चाहिए, अध्यक्ष नहीं है हमारे पास पार्ट टाइम बता रहा हूं। अध्यक्ष है, किसी भी कीमत पे अध्यक्ष लाओ, चुनाव करो। आप मानते हैं ना गुलाम नबी जी की बात? आपके कद्दावर नेता मानते हैं ना? 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 मानते हैं कि नहीं बताइए? मानते हैं कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? नहीं बताइए, मानते हैं कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? नहीं, आप बताइए, मानते हैं कि नहीं? ये तबला बज रहा है क्या? हाँ, रुक जाओ। देखिए दीपक जी, हमारे अरे क्या मानते हैं कि नहीं बताइए तो सही। जून तबला तो बज ही रहा है आपका, लेकिन तबला तो मैं BJP बजा ही रहा में हूँ, कब 8:30 चुनाव बजे से हुआ है? तबला ही बता बजा रहा सकता है हूँ। कोई? कहाँ बताओ, बीजेपी में कब चुनाव हुआ है? कब हुआ है? ये देखिए, वो जो नागपुर ये घराने गुलाम से नबी पर्ची आजाद जी आ की जाती कोई है। बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। और उस फिर ये पर्ची को बीजेपी आ बता गए दिया हैं। जाता है। उस नहीं, पर्ची आप को मतलब बता गुलाम दिया नबी जाता आजाद है। जी ने झूठ एक बोला, अध्यक्ष जो है, मगर कभी गुलाम हुआ नबी चुनाव, आजाद जी की बात आपने सरकार नहीं की मानी। तरफ से बोला। अरे गुलाम नबी आजाद जी की बात अखिलेश जी पे आज पूरी चुनाव तरह होने से जा रहा है। आज डेट बेहोश डिक्लेयर हो जाएंगे गया अखिलेश जी है। शाम तक। अरे मेरे चक्कर ये में याद है ना, तुम्हारे वो कौन सा जैसे पिक्चर बहुत था, आ अब्बा गए। डब्बा चप्पा वाले में, हाँ, बता जो रहा परेश मैं। रावल जी का हाल हुआ था, वही हाल होने वाला है सुनिए, इसका। दीपक जी, नहीं, आपको याद है वो एक पिक्चर था, अब्बा डब्बा चप्पा, उसमें परेश रावल के माथे पे बड़ा क्वेश्चन मार्क, और क्या हाल हुआ था लास्ट में? परेश रावल बेहोश होकर पड़े हुए थे उस पिक्चर में। वैसे ही हाल होने वाला है आज अखिलेश जी का। वो जो नागपुर घराना है, जो परजीवी घराना है, वहां से पर्चा आता है। अरे भैया, अब पर्चा नागपुर पढ़ घराने की दिया बात जाता छोड़ो, है। आप तो बताओ, और जो सब लोग जो है, गुलाम नबी जी ने कहा वो ठीक कहा या गलत कहा, ये तो बता दो। तानाशाहियों की पार्टी वालों, जहां लोकतंत्र नहीं है, वहां बता रहे हो चुनाव हमारे यहाँ की? हमारे यहाँ तो बक्सा रख के वोट पड़ता है। ये गुलाम नबी जी ने ठीक कहा था ना गलत कहा था? अरे बता तो पड़ा दो। है। और आपके यहाँ बताओ बक्सा ना, एक बक्सा आदमी रख के बता आपके यहाँ दो वोट नहीं कि पड़ता है, बक्सा में पैसा रखा जाता है आपके यहाँ। RSS से ये बाहर बक्सा का रख के कोई इन्होंने अध्यक्ष राहुल गांधी को बनाओ, चुना या था। RSS ये बक्सा रख के एक और RSS बक्से को के चुना आदमी था का नामा इन्होंने। कोई चुना के बताइए, आओ, या कोई अगर बक्सा रखते तो राष्ट्रीय दूसरा अध्यक्ष का बक्सा चुनाव चुना कब- नहीं अच्छा, जाता। बताओ, राष्ट्रीय अध्यक्ष का खाली चुनाव बक्सा कब है हुआ? राहुल गांधी। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कब हुआ? बताओ, जल्दी बक्सा रख बताओ, के चुना था जल्दी राहुल बताओ, गांधी को, जल्दी बताइए। बताओ, जल्दी ये बक्सा बताओ, रख के राहुल जल्दी गांधी को बताओ। चुने थे, बताइए बीजेपी जरा कब दीपक बनी थी? इतना बीजेपी बड़ा कब बनी बक्सा है थी? राहुल गांधी खुद ही, बीजेपी कब बनी और ये थी? बक्सा रख के चुने उसके थे बाद राहुल से आज गांधी तक को। कब चुनाव हुआ? जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ, छोड़िए ना, अरे बक्सा पार्टी संबित बैठी है आप भैया, लोग। अरे 3 जल्दी सवाल बता दो, पूछा, एको सवाल कब का चुनाव जवाब हुआ नहीं था? दे रहे हैं, बताइए। तीन अब बोल रहे हैं बड़े जवाब चलिए, बक्सा आप क्या रखा जा रहा है है। तुम्हारे। आपके बक्सा सवाल का जवाब बक्सा संगीत रख रागी के भी राहुल देना गांधी चाहते हैं, मैं को उनके पास सीधे चलता हूँ। अखिलेश जी, कब हुआ है चुनाव? बक्सा रख के चुनाव होता है संगीत रागी जी? कांग्रेस के अंदर बक्सा रख के चुनाव होता है? पार्टी में आला कमान से पर्ची आती है। नहीं नहीं, ये चुनाव की बातों में हम जा क्यों रहे हैं? प्रधानमंत्री की दीपक क्या जी, नियत है उस पे बात की दीपक जाए जी, ना पहले। बिल्कुल बात होगी, बिल्कुल बात माननीय होगी, बिल्कुल बात प्रधानमंत्री की होगी। नियत क्या संगीत किया? रागी जी, उसके बाद विवेक श्रीवास्तव। एक कमाल की बात है। बात तो इस पे होनी चाहिए। जी दीपक जी नहीं नहीं दीपक जी, संबित भाई, मैं प्रधानमंत्री की देखिए, नियत पे शक आज नहीं का कर जो दिन रहा, है और वो अगर सही में वाकई प्रधानमंत्री ने बहुत द्रवित होकर के संसदीय एक ऑपोजिशन के लीडर के सम्मान में देखिए, 2 आंसू दीपक बहाए हैं, तो मैं स्वागत अरे आप करता तो हूं इस पूछ चीज भी का। दे रहे हैं, आप कौन हैं? एक भी चाहे सीट वो तो नहीं, आप शक कैसे आंसू करेंगे? बैठिए ना सच्चाई आराम के से। थे या नहीं, आप ये बता डिबेट का दीजिए विषय संगीत नहीं है। रागी जी को। अरे भाई, आप काहे बात तो डिस्टर्ब करने- कर रहे हैं? अरे सीट मुझको मत सिखाइए,
आप पहले प्रोटोकॉल सीखिए। आपको ना तो रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता होने का प्रोटोकॉल अरे मालूम संगीत है, रागी जी ना को बोलने प्रधानमंत्री दीजिए ना, का आप काहे प्रोटोकॉल बीच में मालूम चिल्ला है। रहे हैं? और थोड़ा बहुत अरे कभी कभार अगर विवेक जी, समय आपका हो नाम तो संगीत अटल रागी बिहारी नहीं वाजपेयी है। की एक आध वीडियो विवेक जी, आपका नाम वीडियो संगीत रागी नहीं है, सुन लीजिए उनको, उसके बाद बोलिएगा। मैंने 1 मिनट, जरा मैं इनको काउंटर कर लूं। आप 1 मिनट मुझे इनको जरा काउंटर करने दीजिए। दीपक जी, अटल बिहारी वाजपेयी ने सीधा कहा, दीपक और जी, यूट्यूब पे वो प्लीज। वीडियोस मौजूद हैं, लोकसभा में छोड़िए ना कहा काउंटर अभी, अभी कहा आप कि संगीत मैंने रागी बोल रहे थे, जवाहरलाल क्या नेहरू मैं का बात कर रहे एक हैं। बार जबरदस्त क्रिटिसिज्म किया। अरे सर आप बोल लीजिएगा। विवेक जी, एक 30 सेकंड रुक जाइए। संबित आप सुनिए पहले इस बात को। फिर एक अरे आखिरी सर, कमेंट बोल संबित पात्रा जी का। देखिए मैं फ्लो में हूं अभी और आप मुझे रोक रहे हैं। देखिए चलिए फ्लो में हो जाइए आप, दीपक जी, फ्लो में समा आज जाइए का अब आप। जो- संगीत रागी जी आज का समा जो जान दिन- दीजिए इनको फ्लो में, फ्लो रोक फ्लो दो। में बोलिए। आज के लिए अरे बात- फ्लो पे डैम बनाओ, ये फ्लो पे डैम बनाओ। दीपक जी आज का दिन जो है वो संसदीय इतिहास डैम को तो का आप वाकई भाजपा वाले एक, तोड़ देते हैं भाई, कहां पे मोहक इंसानियत का दिन डैम बनेगा? एक प्रधानमंत्री एक अपने विपक्ष के नेता के प्रति इतना सम्मान दिखाता हो, इतना गरिमा दिखाता हो, यही हमारे संसदीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी मजबूत कड़ी है, यही हमारा सबसे मजबूत आधार है। और ये संवाद की परंपरा जो है वो श्रीमती गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद खत्म हुआ था। किसानों की भी सुन लीजिए। आप जरा क्यों अरे इतना दर्द में रहते हैं अखिलेश जी? थोड़ा भाई, दूसरों आप को सुन कांग्रेस लीजिए। वर्सेस आपकी मैंने बीजेपी देखी ही है, चलेगा आपने या जो आज इवेंट है उस पर कुछ डिबेट भी की जाएगी? कि क्या अरे नियत भाई, थी यार प्रधानमंत्री की? इतना बड़ा क्या उस नियत का आज स्वागत होना चाहिए? मुझे लगता है क्या उस नियत का कि खंडन होना चाहिए? क्या नियत में मुझे खोट था? ऐसा लगता, देखिए वामपंथी पार्टियों को संसदीय लोकतंत्र की ऐसी मजबूत परंपरा से कोई अरे लेना वामपंथी देना मत नहीं है। बोलो, मैं आज प्रधानमंत्री का फॉर अ वामपंथी है, चेंज में वहाँ स्वागत कर रहा लोकतंत्र हूं। खत्म होता है, वहाँ मिस्टर लोकतंत्र संगीत होता ही रागी नहीं आज फॉर अ है। चेंज। जहाँ ये सत्ता मैं में खुश हूं होते कि हैं, प्रधानमंत्री लोकतंत्र ने नहीं होता है। एक ऑपोजिशन के लीडर का सम्मान विपक्ष किया। और सरकार के प्रति इस प्रकार के नियत जो संवाद मर्जी की हो परंपरा और उनकी, मैं फिर भी स्वागत करता हूं। इस प्रकार के सम्मान की लेकिन मेरी परंपरा शिकायत से है इनको क्या लेना देना कि है? जब देश की इनको पॉलिसीज लेना की देना बात नहीं, होती है इसलिए तो इस पर ये अपोजिशन बातचीत नहीं करना को नजरअंदाज चाहते कर हैं। दिया जाता है। रही बात कांग्रेस चाहे वो पार्टी किसानों के का बिल हो, लोकतंत्र का, तो आप जरा चाहे वो देखिए 370 हो। कि माता अच्छा, एक जी दूसरे के ऊपर अध्यक्ष मत बोलिए। राहुल गांधी, प्रधानमंत्री विवेक जी, सुन लीजिएगा ना, उसके बाद जवाब फिर दीजिएगा। माता जी विवेक जी, सुन लीजिएगा, अध्यक्ष, उसके बाद फिर जवाब बेटा दीजिएगा। अध्यक्ष होने जा रहे हैं। तो मुझे लगता, अरे यहाँ कांग्रेस पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा नॉलेज नहीं है क्या? अच्छा लगेगा, बीजेपी के प्रवक्ताओं के पास दर्शक बहुत अच्छे हैं, वो इनकी सुनते पीएचडी क्या हैं। कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे है सिर्फ क्या? देखिए सुन लीजिए, सबसे पहली बात तो कांग्रेस यदि लोकतंत्र की बात करती है, आंतरिक मतलब लोकतंत्र सोनिया की गांधी बात और करती राहुल है, गांधी के बियॉन्ड तो ये बड़ा इनके बेईमानी दोनों लगता प्रवक्ता है नहीं सर। बोल पा रहे हैं। जब एक परिवार पार्टी पर और सत्ता पर दोनों पर अंकुश रखे, वही ये तय करे, एक ही परिवार तय करता है जो देश कौन होगा कौन नहीं होगा। वो पार्टी जब कहे कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, ये माँ बेटे की पार्टी है सर। माँ बेटे की पार्टी को आप लोकतांत्रिक पार्टी कहते हैं? वो संघ परिवार जहाँ माँ बेटे की पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी होती है। कुछ चंद लोगों माँ का अध्यक्ष, रूल फिर चलता बेटा है, अध्यक्ष, फिर अच्छा, माँ अखिलेश जी, अध्यक्ष, फिर प्लीज बेटा बीच में नहीं। अध्यक्ष। अखिलेश जी, आने वाले प्लीज बीच दिनों में नहीं, में मैं दोनों को रोक रहा हूँ। थोड़ी बाड्रा शांति चाहता हूँ। और विवेक थोड़े कहा श्रीवास्तव गया जी, था। एक दूसरे पर मत बोलिए, कुछ समझ नहीं आता। सबसे पहले मैं चरणजीत चपराना के पास चलता हूँ। दिल्ली में मेरे एक माननीय दर्शक है। चरणजीत जी क्या कहेंगे? क्या आज प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करना था कांग्रेस ने? भारत माता की जय। दीपक जी, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुलाम नबी आजाद जी के लिए भावुक हुए थे। हमारे प्रधानमंत्री ना तो विपक्ष के साथ है, ना ही पक्ष के साथ है। हमारे मोदी जी उसके साथ हैं जो देश के हित के लिए काम करता हो। जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक तेज तर्रार नेता के रूप में हमारे सामने गुलाम नबी आजाद जी थे। इनका ध्यान अपने मंत्रालय पर कम और उस चीज पर ज्यादा ध्यान रहता है जो देश के लिए मुसीबत बन सकती है, उसको कैसे निपटा जा सके।
ठीक है चरणजीत जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि प्रधानमंत्री देश के साथ रहते हैं और हर प्रधानमंत्री को किसी भी राजनीतिक दल का हो देश के साथ हर वक्त हर समय खड़े रहना चाहिए। मैं सीधे संगीत रागी जी के पास चलता हूं। संगीत रागी जी कंक्लूड करिए, फिर विवेक श्रीवास्तव से बहस की शुरुआत करेंगे। कितना बताएंगे, हो गया। राहुल गांधी सोनिया गांधी के खिलाफ बोल चुके, बस हो गया। एक ही मुझे लगता है कि भारत के संसदीय इतिहास और संसदीय परंपरा का जब भी स्मरण होगा और इतिहास लिखा जाएगा, जब भी ऐसे संस्मरण लिखे जाएंगे, तो मुझे लगता है इस मोहक पल को कोई भी लेखक इसे अछूता नहीं रह सकता है। ये अद्भुत था जब एक प्रधानमंत्री अपनी गरिमामयी प्रेजेंस के साथ विपक्ष को इतना सम्मान दे रहा हो और विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री को इतना सम्मान दे रहा हो, ये जो संसदीय परंपरा के अंदर जो संवादहीनता आ गई थी, कटुता आ गई थी, इसके लिए श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता और जब से वो पार्टी में आई है, इस प्रकार की संवाद की परंपरा खत्म हो गई थी। मुझे लगता है बियॉन्ड नहीं जा पाते हैं, क्या बताएं? पुनः ऑब्सेस्ड विद सोनिया एंड राहुल, उसके बियॉन्ड संगीत रागी के पास कोई पॉइंट ही नहीं होता है। अखिलेश जी शांत हो जाइए, अरे भाई 20 मिनट लगातार प्रधानमंत्री पे भी डिस्कशन करना है, अगर जवाब आपकी इच्छा हो तो। टिप्पणी कम। मैं सर ऐसा इसलिए मैं आपको इसलिए ऐसा जवाब दे रहा हूं, अब मेरे जवाब को कि मैं पॉलिटिकल मेरे जवाब को ध्यान से सुनिए। मैं जानता हूं कि लेजिटिमेसी भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जहाँ पर भैया चुप हो जाओ संगीत रागी, थोड़ा अच्छी बात सुन लो यार। पैट्रिमोनियल ब्यूरोक्रेसी होती है सोनिया राहुल के बियॉन्ड बोल नहीं पाते हो। सत्ता जो उनको अपॉइंट करता है उसके प्रति वो लॉयल होते हैं, बाकी के लिए लॉयल नहीं होते हैं। अनुराग ठाकुर कौन है, किसके बेटे हैं? वसुंधरा राजे के पुत्र कौन है? कितने गिनवाऊं? 56 आदमी गिनवा दूंगा। आपको मैंने इसीलिए कहा बहुत बड़ी डायनेस्टी की बात कर रहे हो, माइनर जो बीजेपी के अंदर है। अंतर नहीं पता लगेगा। मैंने इसीलिए कहा कि इसके लिए रैम जो होता है ना, दिमाग की जो रैम होती है ना, वो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। आप अपनी एनर्जी को दिमाग की रैम में भी जो 2 GB का है, फैलाने में लगाइए। और आप सुनिए बात ध्यान से, एक परिवार पार्टी नरेंद्र का मोदी की मतलब मुखालिफत नहीं कर रहा। परिवार ही अगर आज हमारे प्रधानमंत्री ने संचालन करता है, परिवार ही तय करता है। आंसू बहाए हैं के अंदर चाहे सच्चे आंसू हो या झूठे आंसू, बहू यदि अच्छी बात है, होना चाहिए, राजनीति में हो तो उसे परिवार की पार्टी नहीं कहते हैं। मैं अटल बिहारी वाजपेयी से बहुत बातों में सहमत नहीं था। सारी चीजों को तय करता है, जैसे कांग्रेस पार्टी के अंदर सोनिया गांधी, गांधी नेहरू का परिवार। यदि आप चले जाएं ममता दी, तो ममता जी तय करती हैं। यदि नायडू की पार्टी चले जाए तो नायडू जी तय करते हैं। यदि मुलायम सिंह की पार्टी है तो मुलायम सिंह जी तय करते हैं। यदि नायडू की पार्टी है तो सोनिया गांधी से परिवार तय करता है। इसको परिवार पार्टी बोलते हैं। प्रोफेसर रागी, योर IQ इज सो लो, यू कांट थिंक बियॉन्ड सोनिया गांधी। मुझे को यू आर ऑब्सेस्ड विद द गांधी फैमिली, क्योंकि उसके अलावा तुम इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट हो। उसके अलावा तुम्हारे पास कोई पॉइंट ही नहीं है। मैं देख रहा हूं कि लेफ्ट को दर्द कितना होता है। 24 घंटे बैठ करके बस राहुल सोनिया और कांग्रेस पार्टी के संगठन पे कमेंट, एक क्रिएटिव कमेंट आपकी तरफ से रागी साहब नहीं आया आज। आपने जब से बोलना शुरू किया है, आप सोनिया की माला गा रहे हैं। अच्छा ठीक है, कभी आप राहुल जी के गा रहे हैं। अरे भाई कुछ क्रिएटिव तो बोलो। अरे प्रधानमंत्री पे तो बोलो। दर्शक कानपुर से जुड़ गए हैं। दर्शन जी, प्रधानमंत्री के आज के भाषण पर क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहूंगा, अगर प्रधानमंत्री का ना सिर्फ अपने पार्टी से इतना अच्छा रिलेशन है, बल्कि अपोजिशन के पार्टी से इतना अच्छा रिलेशन है, ये अपोजिशन के पार्टी को नहीं दिख रहा है। ये वो लोग हर किसी मुद्दे पे लेकर, कोई भी मुद्दा होता है उस पे बस वो अपोजिट दिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सरकार गिरे या फिर उनका राज जाए। वो नहीं चाहते कि मोदी जी कुछ अच्छा करें। तो मैं यही कहूँगा, मोदी जी का रिलेशन बहुत अच्छा, उनके ये मित्र रहे हैं और उनकी काफी तारीफ भी की है उन्होंने स्पीच में। तो ये काफी अच्छी बात है। मेरे हिसाब से काफी लोगों का भी यही मानना है। करता हूं, लेकिन सीधे चलूंगा सुरेंद्र राजपूत जी, एक क्विक कमेंट और उसका जवाब देंगे बाद में संजू वर्मा। क्या सुरेंद्र राजपूत जी, आज नाना पटोले को बोलना था कि प्रधानमंत्री के आंसू घड़ियाली है, जबकि आपकी पार्टी के एक नेता की वो तारीफ कर रहे थे? दीपक भाई, प्रधानमंत्री जी भावुक हुए। प्रधानमंत्री जी ने गुलाम नबी आजाद साहब की तारीफ की, स्वागत।
अच्छा लगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी का हमें और भी अच्छा लगता कि किसान जो है 77-78 दिनों से बैठे हुए हैं, अगर 2 शब्द और 2 आंसू उनके लिए भी बोल देते, भावुक उनके लिए भी हो जाते, जो 200 शहादतें ऑलरेडी हो चुकी हैं किसान आंदोलन में। किसान उनके दर पर बैठा हुआ है और क्या नाम 75 दिनों से ज्यादा हो गए हैं किसान उनके दर पे बैठा हुआ है और उनका दर खुल नहीं रहा है। दिल्ली का दरवाजा नहीं खुल रहा है, प्रधानमंत्री का घर नहीं खुल रहा है, प्रधानमंत्री का कार्यालय नहीं खुल रहा है और प्रधानमंत्री जी अपने अभिमान में उनको यह समझाने में लगे हुए हैं कि ये कानून अच्छे हैं। सच बात यह है कि प्रधानमंत्री जी आज अगर इस तरीके पर भी बोल देते कि उन 200 किसानों की शहादत हुई है तो हमें और अच्छा लगता। रही बात गुलाम नबी आजाद साहब की, तो गुलाम नबी आजाद साहब ने संसदीय लोकतंत्र में इतना सम्मान अर्न किया है, इस बात को प्रधानमंत्री जी ने सराहा, यह स्वागत योग्य कदम है। ठीक है, संजू वर्मा जी, क्या कहना था आज कांग्रेस को कि ये तो घड़ियाली आंसू है, और क्या किसानों के मुद्दे से इस मुद्दे को लिंक करना उचित मानती हैं आप? दीपक जी, मुझे कहावत याद आ रही है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। कांग्रेस का पिछले 72-73 सालों में यही रवैया रहा है। बिल्कुल सही कहा संजू वर्मा आपने। जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर आकर अभी बात कह रहे थे कि काश मोदी जी, हाथी के दांत खाने के और है। प्लीज, अभी मैंने आपके बीच में नहीं टोका, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। आप बधाई की पात्र हैं दीपक जी, इन्हें थोड़ा चुप आप बधाई की पात्र हैं संजू वर्मा जी। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। नहीं, हम तो धैर्य दिखा रहे हैं संजू वर्मा जी, हम तो आपकी तारीफ कर रहे हैं जिंदगी में। अगर सीरियसनेस होती नरेंद्र मोदी जी में तो ऑपोजिशन के नेताओं को कंसेंसस में लेते। बोल रहे सर, एक-एक करके बोल रहे। सुरेंद्र राजपूत जी, विवेक श्रीवास्तव जी, ऑपोजिशन के नेताओं आप और संगीत रागी जी दोनों एक दूसरे पर बोलते रहे। संजू वर्मा जी आप आइए प्लीज, सिर्फ संजू वर्मा जी की आवाज। बात खत्म कर सकती हूँ? नहीं, आपने रोका नहीं संगीत रागी को जब मेरा टर्न आया। धन्यवाद दीपक जी। दीपक जी, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी का यदि आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, और मिस्टर राजपूत जो यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता है, मेरी उनसे अर्ज है कि भाई आप थोड़ा ध्यान से ये बात सुनिए। वो घड़ियाली आंसू बहाते हैं, चाहे वो हाथरस हो, चाहे सिंघू टिकरी बॉर्डर पे पहुंचना हो, कहीं पर भी राहुल और प्रियंका वड्रा पहुंच जाते हैं। मुझे एक बात बताइए, 2016 में सिद्धरामैया कांग्रेस की सरकार थी कर्नाटका में, आपने विधान सौधा के सामने किसानों पर लाठीचार्ज किया। 2017 में मंदसौर में जब फार्मर राइट्स हुए थे मध्य प्रदेश में, कांग्रेस के और राहुल गांधी के खास दोस्त जीतू पटवारी का उसमें हाथ था। शकुंतला खटिक जो कांग्रेस की एमएलए थी, उनको कहते पाया गया थाने को आग लगा दो। तो कांग्रेस उपद्रवता, अराजकता और हिंसा, ये कांग्रेस की राजनीति का डीएनए है। मैं आपको और एक बात याद दिला दूं, 2011 में पुणे के जिला है मावल डिस्ट्रिक्ट, मावल में 4 किसानों की पुलिस फायरिंग में हत्या हो गई। उस टाइम कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में भी थी और केंद्र में भी थी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी मावल पहुंचे ही नहीं, और आंसू बहाना तो दूर की बात है। मैं ये भी पूछना चाहती हूं, आपको याद है 1998 में जब दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मुल्ताई में क्या हुआ था? मुल्ताई में आपने 1 डजन से ज्यादा किसानों को फायरिंग के दौरान मार दिया था। क्या कभी किसी कांग्रेस नेता ने आज तक जाहिर अभी किया थोड़ी है देर में मंगल ग्रह पे पहुंच जाएंगे, आपने बहाए हैं? थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे अर्जेंटीना, भाषण देना चिली, बंद करिए। घाना। मैं और एक बात ये कहना चाहती हूं, प्रधानमंत्री ने कल भी कहा एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। अमित शाह से लेकर नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर पीयूष गोयल से लेकर प्रधानमंत्री खुद ने कई बार हाथ जोड़कर कहा है, प्रवक्ता झूठ बोल रही हैं। घर चले जाइए। प्रधानमंत्री ने लिखित में कोई आश्वासन नहीं दिया, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कुछ बोल रहे हैं और ये बीजेपी की प्रवक्ता कुछ और बोल रही है। हो जाएगा ना यदि एमएसपी के ऊपर कोई आश्वासन नहीं है, ना लिखित में कुछ दिया है, ना बिल के अमेंडमेंट की बात हुई है, और प्राइवेट प्लेयर पे एमएसपी सरकार नहीं लागू करेगी। विवेक श्रीवास्तव जी को बीच में लाता हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, आपके लिए प्रधानमंत्री ने कहा था कल कि आप आंदोलन जीवी हैं, यानी दूसरा आंदोलन आपकी औकात नहीं है कि आप आंदोलन खड़ा कर लें, दूसरा आंदोलन खड़ा करते हैं उसमें कूद जाते हैं और
लाल झंडे लहराते हैं, बताइए हकीकत है या नहीं है? राहुल गांधी उसके बाद संगीत रागी, संजू जी रुक जाइए, क्या बोल रही हैं? एक के बाद एक चुनाव आप हार रहे हो, पर यहाँ पर आप बैठकर भाषण देते हो भाजपा को। अरे भैया संजू वर्मा, अब आप चुप हो जाइए। संजू वर्मा जी रुक जाइए, प्रधानमंत्री की काफी बैटिंग करी, काफी बीजेपी का झूठ बोल लिया, आश्वासन प्रधानमंत्री की तरफ से खोखला है किसानों को। जिला परिषद इलेक्शन हारे गोवा में, पंचायत इलेक्शन हारे मणिपुर में, संजू वर्मा जी रुक जाइए प्लीज, असेंबली इलेक्शन अनकंट्रोल मत बोलिए। संजू वर्मा जी रुक जाइए प्लीज, आत्मचिंतन करिए। संजू वर्मा को पता ही नहीं है क्या बोल रही है। विवेक श्रीवास्तव जी, और मेरे साथ पीडीपी से शेख नासिर भी जुड़ चुके हैं। आत्मचिंतन विवेक श्रीवास्तव, फिर संगीत रागी। विवेक श्रीवास्तव जी जी देखिए, पहली चीज है, अगर प्रधानमंत्री ने अच्छे हृदय से, अच्छे दिल से गुलाम नबी आजाद जी के लिए अपने इमोशंस को व्यक्त किया है, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं आज इस चीज का स्वागत करूंगा कि ऑपोजिशन के लीडर्स का सम्मान होना चाहिए। लेकिन मेरा दूसरा प्रश्न है, इन इमोशंस के अलावा इतने बिल जो हमारे देश में पास हुए, 370 हटाया गया, एग्रीकल्चर बिल आप लाए हैं, उसका हाल आप देख रहे हैं, लव जिहाद का बिल यूपी में आया। जब ये सब बातें होती हैं तो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन को कंसेंसस में लेती क्यों नहीं है? आप रिस्पेक्ट दीजिए ऑपोजिशन को, बुलाइए, उनके विचार लीजिए, कंसेंसस करिए। और इसमें मैं सिर्फ 10 सेकंड और लूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा के सत्र में कहा था कि जब वो यंग थे और पार्लियामेंट में नए नए गए थे तो उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ बहुत कुछ बोला और कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप में मुझे चेम्बरलेन और एटली दोनों के गुण नजर आते हैं। लड़ाई झगड़े के बाद शाम को एक बैठक में जब प्रधानमंत्री नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी मिले तो जवाहरलाल नेहरू ने गले से लगाया अटल बिहारी वाजपेयी जी को और पीठ थपथपाए हुए कहा, बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत आगे तक जाओगे। ठीक है, और ये मैंने नहीं कहा। सम्मान होना चाहिए संगीत रागी जी, जो लोकसभा सम्मान होना चाहिए लोकतंत्र में, और क्या वो सम्मान मिलता है अपोजिशन को आज की तारीख में? विवेक ये अच्छी बात है, लेकिन अपोजिशन का वक्तव्य भी लीजिए। दीपक आप विवेक जी चुप रह जाइए, अब मुझे भी बोलने दीजिए। मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं। सबसे पहले बात तो दीपक जी, अब प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा था बंगाल की जनता को और केरल की जनता को कि आप सीपीएम को चुन करके लोकसभा में मत भेजिए। तो ये जनता ने ऐसा दंड दिया है वामपंथ को, प्रधानमंत्री ने नहीं दिया है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं, मैंने इतना सटीक बोध का प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा है। प्रधानमंत्री बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये वामपंथियों के हाथ में आंदोलन है। ये कल शाहीन बाग इन्होंने किया था, आज ये कर रहे हैं। यदि मैं इनकी बात मानता भी हूं तो आगे ये शांति से जीने वाले नहीं हैं। ये प्रोफेशनल रिवोल्यूशनरी है, इनका पेशा है, और ऐसे पेशे से निपटने के लिए आपको पेशेवर होना जरूरी है। इनकी बातों पर ध्यान देना बिल्कुल जरूरी नहीं है। यदि जिस चीज का विरोध देश का वामपंथ करे और कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी का परिवार करे, मान लीजिए वो चीज देश के लिए फायदेमंद है। एक प्लीज जरा सा मुझे अपनी प्लीज सर, मैंने सुन लीजिए ना, आप ही का पॉइंट बोल रहे हैं, इसके बाद आप ही के पास आऊंगा। क्या हो गया आज आपको विवेक जी, क्या हो गया आज आपको? सुन लीजिए उनकी बात, कंक्लूड करिए संगीत रागी जी। विवेक जी जब आप बोल रहे थे तो मैं संतुलित होकर नम्र तरीके से, कितने बिलों में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की एडवाइस ली? अच्छा, जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए संगीत रागी जी। कितने बिलों में आपने हमारी राय ली? प्लीज बस मैं दे देता हूं। दीपक जी देखिए दीपक जी सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखिए। देखिए दीपक जी आज जो कुछ राज्यसभा में हुआ उसका एक सारांश और उपसंहार हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कि यदि गांधी परिवार केंद्र में नहीं हो, ये उत्तर नहीं है मेरा। तो भारत के विपक्ष, आप बताइए किस बिल में ऑपोजिशन की एडवाइस ली गई है? मुझे बिल का नाम बताइए आप। देखिए फिर वही गलत बात, ये गलत बात, फिर वही गलत बात। मैं बोल रहा हूं ना, मुझे आप मौका तो दीजिए। आप उत्तर नहीं दे रहे, आप डाइवर्ट कर रहे हैं सर। कटुता जो है, आप डाइवर्ट कर रहे हैं रागी जी, आप मेरा उत्तर नहीं दे रहे हैं। वाजपेयी की बात करते हैं
तो इसी प्रकार के होता था। एक समय ऐसा था नहीं है, मैं जब प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहा हूं और पंडित उन्होंने गुलाम नबी आजाद की इज्जत अफजाई करी। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और तारीफ कर रहा हूं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बीच में इसी प्रकार की संवाद की परंपरा थी। नहीं, आज सच बोलिए तो भारत के अंदर लोग, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अपोजिशन के साथ समीकरण क्या हो गया? हमारा स्वागत होता, लगातार चिल्ला रहे हैं, कहा जाता है विवेक जी लगातार चिल्ला रहे हैं और एक ही पॉइंट रिपीट कर रहे हैं। श्रेय श्रीमती सोनिया गांधी को जाता है और किसी को नहीं जाता है। ठीक है, सीधे संजू वर्मा जी के पास चलता हूं। संजू वर्मा जी, इनका सवाल कि विपक्ष की राय बिल बनाते हुए क्यों नहीं ली जाती है, बताइए। मैं एक चीज कहना चाहती हूं बड़ी विनम्रता से दीपक जी, आपके दर्शकों को, कि ये बेसिक पॉलिटिकल साइंस का इतना ज्ञान होना चाहिए कि सिर्फ मनी बिल्स लोकसभा में पास हो जाते हैं, पर जो नॉन मनी बिल्स हैं वहां पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों का 2/3 मेजॉरिटी होना जरूरी है। तो ये जान लीजिए कि आज यदि बीजेपी बहुमत में है तो बकायदा जनता जनार्दन ने चुन के हमको 303 सीट्स दिए और आज राज्यसभा में भी हमारी इतनी अच्छी बढ़त है, ये जनता के कारण है। तो ये कहना कि हम जनता का निरादर करते हैं, पहली बात तो ये गलत। दूसरी बात कि हम विपक्ष की राय नहीं लेते, ये बात भी गलत है। ये बात भी गलत है। अभी चुपचाप सुन लीजिए, बीच बीच में टोकिए मत, यही नहीं पता बीच बीच में टोकिए मत। विपक्ष और सत्ता पक्ष में मैं ये बता दूं, पहले जून 2020 में जो अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा गया था, है, ये पहले ऑर्डिनेंस के तौर पर पास किए गए। किसकी सरकार थी? सितंबर 2020 में बकायदा ये दोनों संसदों में पास किए गए। तो बकायदा पार्लियामेंट में पास होने के बाद ये किसान बिल, किसान कानून बने। तो ये कहना कि हमने गणतंत्र और लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसका उल्लंघन करके ये कानूनों को पारित किया है, ये सरासर झूठ है। ठीक है, मैं सीधे शेख नासिर के पास चलता हूं, पीडीपी के मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शेख नासिर जी, कैसा लगा प्रधानमंत्री का भाषण आज आपको? गुंडाईपन दिखाते हुए देखिए, प्रधानमंत्री का भाषण की अगर बात करेंगे तो अभी तक जो बाकी पैनलिस्ट ये जो बोले जा रहे हैं, पहले इनको चुप कराइए, फेंक दिया। पहले मैडम को चुप कराइए। की प्रक्रिया को समझ ही नहीं रही, उनसे भला हम क्या विचार विमर्श करें? दीपक जी, पहले मैडम को चुप कराइए। बोलिए शेख नासिर जी, चुप है वो, बोलिए आप। देखिए, अभी तक जब चर्चा हो रही थी कि प्रधानमंत्री ने आज विपक्ष का सम्मान किया, बात समझने वाली है। विपक्ष सत्ता के लोगों का सम्मान करेगा, सत्ता वाले विपक्ष का सम्मान करेंगे, लेकिन जनता का सम्मान कौन करेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रधानमंत्री के भाषण की अगर बात करें, उन्होंने गुलाम नबी आजाद साहब की आज तारीफ की और उस तारीफ करते करते उन्होंने आंसू बहाए। ठीक है, वो उनके आपस का एक प्यार मोहब्बत हो सकता है। गुलाम नबी आजाद साहब का एक लंबा जो कार्यकाल उन्होंने सदन में दिया है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी ने जो आज भाषण में कहा, वो सब ठीक है। लेकिन सवाल यहाँ पैदा होता है, हमारे समाज में अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि जब कोई जाने वाला है तब उसके लिए मीठा कहा जाता है। जितनी देर वो सदन के अंदर थे, जितनी देर वो सदन के अंदर बात करते थे, तब तक कभी प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि गुलाम नबी आजाद साहब, आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी और आपकी इस विचारधारा या आपके इस मशवरे को लेकर के हम कुछ काम करने वाले। आज जब गुलाम नबी आजाद साहब सदन से रुखसत होने वाले हैं, सदन से विदाई लेने वाले, आज उनके लिए मीठा कहा जाता है। अब जहां तक प्रधानमंत्री के आंसू बहाने की बात है, वो भी एक प्रधानमंत्री भी एक व्यक्ति है, एक इंसान है, आंसू बहा सकते हैं। लेकिन अगर ये आंसू कभी किसी मासूम के लिए बहे होते हैं, कश्मीर में आए रोज आप देखते हैं कि मासूम भी मरते हैं, सिविलियंस की किलिंग भी होती है। एक बुजुर्ग के छाती पर उसके पोते को रखा जाता है, उसकी लाश के ऊपर पोते को रखा जाता है। अगर उस समय प्रधानमंत्री जी ने आंसू बहाए होते हैं, हम कहते हैं कि जनता की चिंता है। राहुल गांधी ने 1984 के सिख दंगों के पीड़ितों के लिए उनको जनता की चिंता है, वो जनता के लिए गांधी ने आंसू बहाए। मुझे एक ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, ब्रेक के बाद फिर वापस लौटूंगा और इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा।
तो हम देश की बहस में बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के आंसुओं की। आज प्रधानमंत्री भावुक हो उठे और सदन में उन्होंने गुलाम नबी आजाद की भूरी भूरी प्रशंसा की। रुदे गले से उन्होंने बताया कि एक आतंकवादी घटना की खबर देते हुए जिसमें गुजरात के कुछ लोग मारे गए थे, किस तरह से फूट फूट कर रो पड़े थे गुलाम नबी आजाद। प्रधानमंत्री ने आज उनसे अपनी मित्रता का जिक्र भी किया, लेकिन कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा यह घड़ियाली आंसू है। सवाल यह है कि क्या विपक्ष प्रधानमंत्री के आंसुओं का सम्मान नहीं कर सकता? मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, लेफ्ट से मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी हैं, शेख नासिर हैं जो कि पीडीपी से जुड़े हुए हैं, और संजू वर्मा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता। सबसे पहले चलते हैं मनीष खत्री जी के पास वाराणसी। क्या कांग्रेस में नाना पटोले का यह बयान उचित था मनीष खत्री जी? मेरे ख्याल से आज जो भी संसद में हुआ वो एक सभी के लिए एक देखने समझने की बात है। विपक्ष की एक आदत हो गई कि कुछ भी अगर सरकार कर रही है तो उसको विरोध करना है। अभी भी जैसे जो भी वाद विवाद हो रहे हैं, बहस हो रही है, इसमें भी कुछ लोग हैं जो कि सिर्फ एक डिस्ट्रक्टिव माइंड के साथ इसको ले रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। अगर हम देखें तो जो सदन है वो वहाँ पे बैठा हुआ हर व्यक्ति वो किसी पद पे नहीं है, वो हमारे देश के लिए काम करने के लिए वहाँ बैठा है, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो। तो ये अगर इस नीति से इसको देखा जाएगा, इस पे सोचा जाएगा, तो ये एक बहुत एक अच्छा एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनेगा जिसका फायदा जनता को होगा, देश को होगा। बिल्कुल सही मनीष खत्री जी, यहीं से मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। मैं सीधे चलूंगा सुरेंद्र राजपूत जी के पास। सुरेंद्र राजपूत जी, कुछ महीने पहले इन्हीं गुलाम नबी आजाद को G23 कह के आपने बिल्कुल दरकिनार कर दिया था। यहां तक आरोप लग गए थे कि कहीं गुलाम नबी आजाद जी बीजेपी से मिलकर ये चिट्ठी पत्री तो कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति के बारे में नहीं लिख रहे हैं। आज आपको क्या लगता है? दीपक भाई, एक प्रधानमंत्री जी की बात पर एक बड़ा पुराना निदा फाजली का शेर याद आ गया। कहते हैं ना कि हर आदमी में है 10-20 आदमी, और जिसको भी देखना हो कई बार देखना। सच बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने जो आज किया वो अपने आप में संसदीय लोकतंत्र का हमने अच्छा भी कहा, आपके सामने कहा। लेकिन दूसरी बात देखिए, प्रधानमंत्री जी को हमेशा दूसरे के दलों में, दूसरे के देश में इनक्रोच करने की आदत है। अब की बार ट्रंप सरकार करके जो विदेश नीति की भत पिटवाई प्रधानमंत्री जी ने, क्या वो क्षमा योग्य अपराध है? इसको आपको देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको यह भी देखना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जी के बाकी कर्म क्या हैं। इकलौता हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं ये आज तक 70 साल में जिनकी अभद्र टिप्पणी संसदीय लोकतंत्र से निकाली गई है, जब उन्होंने बीके हरिप्रसाद को बीके हरिप्रसाद कहा था। आप तो लोकतंत्र की परंपराओं को अच्छे तरीके से याद रखते हैं दीपक जी, तो आपको याद होगी ये बात। इसके बाद अब आप आ जाइए गुलाम नबी आजाद साहब। गुलाम नबी आजाद साहब की सत्य निष्ठा और संदिग्धता कहीं पर भी कोई लांछन लगा रहे हैं। वो हमेशा से कांग्रेसी थे, कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी रहेंगे। तीसरी बात मैं आपसे बताऊं, यहां संगीत रागी जी और जो अभी क्या नाम भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जिन्होंने प्रधानमंत्री को कहा कि हाथी के दांत और दिखाने के और खाने के और होते हैं, तो मैं उन दोनों से कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी और गांधी परिवार, मैंने प्रधानमंत्री के लिए नहीं कहा, मेरे शब्दों को तोड़िए मरोड़िए मत। आपको मेरे शब्दों को तोड़िए मरोड़िए मत। खाना खाइए ना, आपको शर्म नहीं आती है? और हमें तो गर्व है कि हम लोग आंदोलन जीवी हैं। एक के बाद एक चुनाव आपकी पार्टी हार रही है, इस देश की आपको शर्म आनी चाहिए। यहाँ पर बैठकर आप मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ रहे हैं और बीजेपी को भाषण दे रहे हैं। आंदोलन जीविता से हुआ था और आंदोलन जीवी होना एक गर्व की बात है। आपके लिए शर्म की बात होगी क्योंकि आप पत्तल चाट करके चाटुकारिता जीवी लोग हैं। अंग्रेजों के चरण चाट करके आप लोगों ने कहां पहुंच गए सुरेंद्र राजपूत जी? अंग्रेजों को गए 75 साल हो गए, कहां पहुंच गए आप? संजू वर्मा जी घटा दे। सुरेंद्र राजपूत जी चुप होइए थोड़ी देर, संजू वर्मा जी बोलेंगे। संजू वर्मा जी अपना जवाब दीजिए। जैसलमेर चले गए थे छुट्टियां मनाने। अरे चुनावी हार के बाद कोई जैसलमेर छुट्टियां मनाने जाता है क्या? भाई कितना याद करोगी आप? राहुल गांधी को बड़ी हिचकियां आ रही होंगी, पूरी तरह से मौका दे राहुल जी को, सोनिया जी को बड़ी हिचकियां आती होंगी। संजू वर्मा जी, अच्छा आगे बढ़ाते हैं। संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, कभी प्रधानमंत्री को कह दिया करो कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। मुझे अभी मौका चाहिए बोलने का। बोलिए संजू वर्मा जी, बोलिए। फिर मैं संगीत रागी जी और विवेक श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगा। 6 साल से बोल रहे हो आप, बोलने का मौका कहां परेशान हो रहे हो संजू वर्मा जी?
बिल्कुल आपको पूरा मौका है, आपके प्रधानमंत्री को पूरा मौका है। यही नहीं खाली वॉशिंगटन में भी जाके अब की बार ट्रंप सरकार, ये भी कहने का मौका आपके। अरे अब की बार ट्रंप सरकार नहीं कहा था उन्होंने, कुछ दूसरा संदर्भ था उसका। मैं सीधे चलता हूँ संजू वर्मा जी के पास। संजू वर्मा जी जवाब दीजिए और सिर्फ संजू वर्मा जी को ऑडियो। सुरेंद्र भाई चुप हो जाइए प्लीज, चुप हो जाइए संजू वर्मा जी। जब ये बोलते हैं तब आप सिर्फ इनको लेते हैं स्क्रीन पर। भाई इस बार सिर्फ संजू वर्मा जी को ले लीजिए स्क्रीन पर। दीपक जी मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि यह बात सही है कि एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन और विपक्ष की किसी भी गणतंत्र में बहुत सख्त जरूरत है, भारत में भी। पर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं, जो कांग्रेस के यहां प्रतिनिधि बैठे हैं, बड़े बड़े भाषण देने से कुछ नहीं होता है। चुनाव जमीन पर जाकर जीते जाते हैं। चुनाव ट्विटर पर प्रधानमंत्री पर लांछन लगा के और अटखेलियां करके चुटकुले बनाकर नहीं जीते जाते। ये कांग्रेस के प्रवक्ता तो नहीं समझते, पर मैं समझ सकती हूं। अंधेर नगरी चौपट राजा, उनके जो नवयुवक बालक और कांग्रेस के राजा राहुल गांधी जिस तरह से अभद्र टिप्पणियां करते हैं, प्रवक्ता वही राह पकड़कर बैठे हुए हैं। मैं एक चीज कहना चाहती हूं, जो प्रधानमंत्री ने कल बहुत अच्छी बात कही, हमें यह तय करना होगा कि हम समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं या हम समाधान का माध्यम बनना चाहते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है दीपक जी कि हमारे यहाँ पर जो विपक्ष है वो समस्या का हिस्सा बनना चाहता है, वो समाधान का माध्यम बनना ही नहीं चाहता, वो समाधान का माध्यम बनना ही नहीं चाहता। मैं पूछना चाहती हूँ, राहुल गांधी 2008 में कलावती नामक एक फार्मर महिला से, एक किसान महिला से मिले थे। अरे ये आपका बाकायदा एक रिकॉर्डेड टेप चलता है। अभी तो आपने अंधेर नगरी चौपट राज कह दिया। उसके बाद राहुल गांधी ने कलावती से कभी मिलने की कोशिश नहीं की। अंधेर नगरी चौपट राज मोदी जी को कह करके आप आज बहुत बड़ी बन गई है संजू वर्मा। आपका स्वागत और अभिनंदन होगा। वल्चर टूरिज्म करना, जहां आंदोलन हो राहुल और प्रियंका पहुंच जाएंगे। ये आंदोलन जीवी जो राहुल गांधी और वड्रा परिवार के लोग हैं, सच बात ये है, गिद्ध भोज तो आप लोग करते हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट से लगातार गिद्ध भोज करने में आप लोग माहिर हैं। जहां चाहिए अभी आजकल बंगाल में गिद्ध भोज कर रहे हैं, बैठ करके गिद्ध की तरीके से गिद्ध भोज बंगाल में कर रहे हैं। जहां चुनाव आ जाते हैं वहां गिद्ध भोज करते हैं और वल्चर टूरिज्म करके अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस को बनाए रखना। किसानों को वल्चर मत कहिए आपको कोई अधिकार नहीं है आप किसानों को वल्चर कहें। अगर किसान सड़क पे बैठा है, आंदोलन कर रहा है, आप उसका सम्मान करिए। आपको कोई अधिकार नहीं है किसानों को वल्चर कहने का। किसानों को आंदोलन अधिकार है प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में, हमें मिला है। आपको सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने हर आंदोलनकारी को वल्चर कहा है। मेरे आपके हिसाब से सारे आंदोलनकारी वल्चर हो गए। वल्चर हम नरेंद्र मोदी से सहमत नहीं है राहुल तो हम गांधी एंटी नेशनल वल्चर टुकड़े टूरिज्म टुकड़े करती है, प्रियंका वड्रा आंदोलनकारी जीवी करते हैं, पता नहीं क्या क्या। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद प्रधानमंत्री से मेरी अपील है, रोइए अपोजिशन के जाने पर राज्यसभा से, लेकिन अपोजिशन से मित्रतावश कुछ एडवाइस भी लिया करिए, अपोजिशन का पार्टिसिपेशन भी रखिए। अच्छा विवेक जी फिर बीच में बोले आप मुझे संगीत रागी जी को लेना है। संगीत रागी जी, क्या आपको लगता है जो प्रधानमंत्री ने कल कहा था, समस्या का हिस्सा बने या समाधान का? कुछ लोग समस्या का हिस्सा बनना अपने आप को क्यों जरूरी महसूस कराना चाहते हैं? आंदोलन होगा संजू वर्मा, सिर्फ संगीत रागी की आवाज प्लीज। या प्रधानमंत्री के कहने से संजू वर्मा। देखिए दीपक जी, कांग्रेस के पास नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, और जब ऐसे में ब्लूप्रिंट नहीं रहता है तो आप एक बौद्धिक और वैचारिक विक्षिप्ता अवस्था में आप होते हैं। आप जहां भी लगता है हर चीज में आप उसको पकड़ लेते हैं। जैसे एक नदी के बहाव में यदि आप बाढ़ के पानी में बह रहे हैं तो कोई तिनका भी पकड़ करके लगता है कि शायद वही सहारा दे देगा। 2019 के चुनाव में पराजित होने के पश्चात, दो बार 14 और 19 में पराजित होने के पश्चात कांग्रेस की स्थिति आज वही हो गई है। कांग्रेस को लगता है कि हम किसी भी चीज को पकड़ करके उस आंदोलन का हिस्सा बन जाएं, चाहे वो बेशक देश के साथ हो या नहीं हो। 370 का आपने देखा होगा। मुझे लगता है कि 1971 के पश्चात सबसे बड़ा हिस्टोरिक निर्णय था भारत सरकार का, जिसमें 370 धारा और 35A को खत्म कर दिया।
और देश में एक सामान्य खुशी थी, लेकिन वहां भी कांग्रेस आकर के खड़ी कर दी। सीएए का मुद्दा जो था, 3 तलाक का मुद्दा, आप एक के बाद एक देखते जाइए। कांग्रेस को लगता है कि जैसे विपक्ष बनने का मतलब है कि प्रधानमंत्री का विरोध करें, और वो विरोध इस देश में मोदी के कुछ शाश्वत विरोधी हैं, जैसे वामपंथी है, इस्लामिस्ट है, घोर इस्लामिस्ट है। ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के शाश्वत विरोधी हैं। लेकिन कांग्रेस से ये अपेक्षा नहीं की जाती थी, क्योंकि कांग्रेस 70 साल तक सत्ता में रही है। विरोधी होना और विपक्षी होना, इन दोनों में फर्क होता है। ठीक है, ठीक है। गौरव शशि नारायण मेरे एक दर्शक गाजियाबाद से जुड़ गए मेरे साथ। गौरव, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री के आज के भाषण पर? ये जो आज का जो प्रधानमंत्री का भाषण था, वो पूरी तैयारी से जैसे आए थे और बोला, लेकिन जो उन्होंने भावनात्मक वाला जो आज फुट डाला है ना, देखिए जब हम कभी स्कूल में पढ़ते थे, विदाई समारोह होते थे, तो किसी के भी विदाई समारोह में आदमी भावुक हो जाता है, और जो आज उन्होंने बातें कही हैं वो एकदम हृदय से कही हैं। उनको लेकर तमाम तरीके के पहले जो आरोप लगाए जाते थे, आज वो उससे अलग नजर आए, और बिल्कुल उन्होंने जो पक्ष और विपक्ष वाली भूमिका से हटके प्रधानमंत्री वाली भूमिका पे भाषण दिया है। बिल्कुल सही गौरव जी, यही आपको रुकना पड़ेगा। लेकिन चलते चलते मैं आपको बता दूं, देश की बहस के दर्शक क्या सोचते हैं। देश की बहस के 100% दर्शक ये सोचते हैं कि हाँ, प्रधानमंत्री की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए।